दोस्तों, समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। भारत के इतिहास में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें काफी सालों बाद भी आज तक याद रखा जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हमारे बीते समय में कितनी अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी हैं। आज की कहानी 100 साल से भी पहले एक ऐसे केस के बारे में है जिसे आज भी लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। कहानी एक ऐसे राजा की जो मरने के 12 साल बाद सबके सामने जिंदा लौटता है और अपना नाम और संपत्ति पाने के लिए 13 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ता है। आज की कहानी को शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कहानी से जुड़े अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी को करते हैं स्टार्ट। ये बात है साल 1901 की, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था। तब देश में अलग अलग रियासतें हुआ करती थी और उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग देश नहीं थे, बल्कि ये दोनों देश भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। उस समय बंगाल में, जो कि आज का बांग्लादेश है, उसी की एक रियासत जिसका नाम था भावल रियासत। भावल रियासत ढाका से काफी नजदीक थी। भावल रियासत अपने आप में काफी संपन्न रियासत थी और बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। और उस समय भावल रियासत के राजा थे राजा बहादुर राजेंद्र नारायण रॉय, जिनके 6 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 3 लड़के। राजा के तीनों बच्चों में बीच का लड़का, जिनका नाम था रामेंद्र नारायण रॉय, यही इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार हैं। साल 1901 में राजा बहादुर राजेंद्र नारायण रॉय की मौत हो जाती है और भावल रियासत को संभालने के लिए कोई भी वारिस नहीं बचता। उनके किसी भी बच्चे को उनकी गद्दी पर नहीं बिठाया जाता क्योंकि सभी बच्चे नाबालिग थे। रामेंद्र नारायण रॉय बचपन से ही काफी ऐशो आराम वाली जिंदगी जिया करते थे। अपनी जवानी में उनको शिकार करना, अपने महल में शाही आयोजन करवाना और औरतों के साथ मस्ती करने का काफी शौक था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और साल 1905 में महज 19 साल की उम्र में रामेंद्र नारायण रॉय को सिफिलिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर से उनका इलाज चलता है, लेकिन उनकी सेहत में कोई भी सुधार नहीं आता है। 3-4 साल बाद भी जब रामेंद्र नारायण रॉय की सेहत में कोई सुधार नहीं आता तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें अच्छे इलाज के लिए दार्जिलिंग जाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह मानते हुए रामेंद्र नारायण रॉय अपनी बीवी बीबावती देवी और अपने साले सत्येंद्र बनर्जी के साथ दार्जिलिंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन 7 मई 1909 को सिर्फ 25 साल की उम्र में रामेंद्र नारायण रॉय की गॉलस्टोन की वजह से मौत हो जाती है और 8 मई को अपने पति का अंतिम संस्कार करने के बाद बीबावती देवी अपने भाई सत्येंद्र बनर्जी के साथ ढाका वापस आ जाती है और अपने परिवार को राजकुमार की मौत के बारे में जानकारी देती है। राजकुमार की मौत की खबर सुनकर पूरी भावल रियासत में शोक मनाया जाता है। काफी लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रामेंद्र नारायण रॉय काफी जवान थे। धीरे धीरे समय बीतता है और अगले 5-6 वर्षों में रामेंद्र के दोनों भाइयों की भी मौत हो जाती है और अब भावल रियासत का कोई भी वारिस नहीं बचता है, जिसके बाद भावल रियासत पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। लेकिन इस कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। साल 1920 में ढाका शहर में नागा साधुओं का एक ग्रुप शहर में भ्रमण करता है और उनमें से एक सन्यासी ढाका शहर में ही रुक जाते हैं और अपने 3-4 महीने वहीं पर बिताते हैं। ये सन्यासी बाकी बाबाओं से काफी अलग थे। इनका कद बाकी बाबाओं के मुकाबले काफी अलग था। जो भी इनकी ओर देखता वो इनकी ओर आकर्षित हो जाता। कुछ लोगों की मुलाकात जब इन सन्यासी बाबा से हुई तो उनकी शक्ल और शरीर की कदकाठी को देखकर यह एहसास हुआ कि ये उनके राजकुमार रामेंद्र नारायण रॉय ही हैं। काफी लोगों ने उनसे पूछा भी, लेकिन सन्यासी बाबा किसी को भी इस बारे में कोई जवाब नहीं देते। धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरे ढाका शहर में फैल जाती है और अब ये खबर राजमहल तक भी पहुंच जाती है कि एक सन्यासी बाबा है जो कि बिल्कुल हूबहू राजकुमार रामेंद्र की तरह ही दिखते हैं। इस खबर को सुनने के बाद रामेंद्र नारायण रॉय की बड़ी बहन
अपने बेटे को सन्यासी बाबा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजती है। वो लड़का आम वेश धारण करके बाबा के पास पहुंचता है और बातचीत करता है, लेकिन मुलाकात के बाद उसे यकीन नहीं होता कि वो बाबा ही उसके असली मामा यानी कि कुमार राजेंद्र नारायण रॉय हैं। लेकिन शहर के आम लोगों को पूरा यकीन था कि ये सन्यासी बाबा ही उनके कुमार रामेंद्र नारायण रॉय हैं। धीरे धीरे जब लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा और बार बार पूछा जाने लगा, तो सन्यासी बाबा एक दिन कहते हैं कि हाँ, मैं ही राजकुमार रामेंद्र नारायण रॉय हूँ। जिसे सुनने के बाद आम लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उन्हें लगता है जैसे कोई चमत्कार उनके साथ में हुआ है, और वो लोग सन्यासी बाबा को यानी अपने राजकुमार की काफी खातिरदारी करना शुरू कर देते हैं। काफी लोग अब बाबा को राजमहल में जाकर अपनी गद्दी संभालने का आग्रह करते हैं, लेकिन सन्यासी बाबा कहते हैं कि उन्हें अब राजा बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। लेकिन लोकल लोगों के बार बार कहने पर आखिरकार 12 अप्रैल 1921 को सन्यासी अपने राजमहल में जाकर अपने घरवालों से मिलते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात अपनी बहन और उनके बच्चों से होती है। राजकुमार की पहचान करने के लिए उनके जीवन से जुड़े अलग अलग सवाल किए जाते हैं, और वो सन्यासी हर सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब भी देते हैं। यहाँ तक कि बारी बारी करके अलग अलग कमरों में ले जाकर बाबा से सवाल जवाब किए जाते हैं। उनके शरीर पे बर्थमार्क चेक किए जाते हैं, उनकी हैंडराइटिंग भी मैच की जाती है, और वो बिल्कुल राजकुमार से मेल खा जाती है। जिसके बाद उनकी बहनें ये मान जाती हैं कि यही उनका भाई है। लेकिन सिर्फ बीबावती देवी और उनका भाई ये बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं, और ये कहते हैं कि ये कोई बहरूपिया है जो कि सिर्फ राजा की गद्दी पाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। लेकिन रामेंद्र की बहनों को पक्का यकीन हो चुका था कि ये उनका ही भाई है। अब जब सन्यासी से पूछा जाता है कि अगर आप ही असल में राजकुमार हैं, तो पिछले 12 सालों से आप आखिर क्या कर रहे थे, और ऐसा आपके साथ में क्या हुआ कि आपको सन्यासी का वेश धारण करना पड़ा। और अब वो सन्यासी पूरी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि जब उनको इलाज के लिए दार्जिलिंग ले जाया गया, तब उनकी बीवी बीबावती देवी और उसके भाई सत्येंद्र बनर्जी ने उनको खाने में जहर दे दिया था, और इस काम में वो डॉक्टर भी शामिल था जो रामेंद्र रॉय का इलाज कर रहा था। जहर देने के बाद जब उनको यकीन हो गया कि रामेंद्र की मौत हो चुकी है, तब उनकी बीवी ने कुछ लोगों को पैसे देकर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कह दिया, और बीबावती देवी अपने भाई के साथ ढाका की ओर लौट आई। लेकिन जब रामेंद्र रॉय का अंतिम संस्कार करना था, तभी रास्ते में तेज ओले गिरना शुरू हो गए, और जिन लोगों को अंतिम संस्कार करना था वो लोग रामेंद्र के शरीर को चिता पर छोड़कर बिना अंतिम संस्कार किए ही वहां से चले गए। जब रामेंद्र को होश आया तो उन्होंने देखा कि कुछ नागा साधु उनके आसपास मौजूद हैं, और इस बीच उनकी याददाश्त भी पूरी तरीके से चली गई थी। बीते 10 सालों से वो नागा साधुओं के साथ ही अपना जीवन इधर उधर घूमकर बिता रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे उनकी याददाश्त वापस आना शुरू हुई, तो उन्होंने नागा साधुओं को इस बारे में बताया, और उनके कहने पर ही वो अपने शहर ढाका की ओर वापस लौट आए। और उन्हें अब राजा बनने या गद्दी पर बैठने की भी कोई इच्छा नहीं है। राजकुमार की पूरी कहानी सुनने के बाद अब सबको यकीन हो चुका था कि वही राजकुमार रामेंद्र नारायण रॉय हैं, और भावल रियासत के असली राजा भी। इसके बाद भावल रियासत में यह ऐलान कर दिया जाता है कि राजा रामेंद्र नारायण रॉय का जल्द ही राज्याभिषेक करके उन्हें राजा बनाया जाएगा। लेकिन बीबावती देवी अभी भी ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्हें अब भी लग रहा था कि यह आदमी कोई बहरूपिया है। अगले कुछ सालों तक ये सब ऐसे ही चलता रहा, लेकिन आम लोग राजकुमार को अपनी गद्दी पर बैठते हुए ही देखना चाह रहे थे, और वो सभी लोग और परिवार के लोग मिलकर रामेंद्र पर दबाव बनाते हैं, जिसके बाद 24 अप्रैल 1930 को अपनी संपत्ति और अपना नाम वापस पाने के लिए रामेंद्र रॉय की तरफ से ढाका की निचली अदालत में याचिका दायर की जाती है, और लगभग 3 साल बाद साल 1933 में मुकदमा शुरू होता है, जहां एक पक्ष रामेंद्र के साथ खड़ा था, जिसमें रामेंद्र की बहनें और उनके बच्चे और काफी लोकल लोग थे। वहीं बीबावती देवी के पक्ष में भी काफी लोग खड़े थे। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है, और दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग सबूत पेश किए जाते हैं।
बीबावती की तरफ से ये दलील दी जाती है कि रामेंद्र की बहनें पूरी संपत्ति पर अपना कब्जा करना चाहती हैं और उन्होंने ही किसी बहरूपिये को रामेंद्र बनाकर सबके सामने पेश किया है। वहीं दूसरी ओर तमाम सबूत और गवाह रामेंद्र रॉय की असलियत पर मुहर लगा रहे थे और ये पूरा केस अगले 3 साल तक चलता है और 24 अगस्त 1936 को कोर्ट ये बात मान जाती है कि सन्यासी बाबा ही असल में राजा रामेंद्र नारायण रॉय हैं। लेकिन इसके बाद भी बीबावती देवी अपनी बात पर अड़ी रहती हैं कि ये शख्स उनका पति नहीं है और कोर्ट के फैसले को कैलकाटा हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और अब ये केस हाई कोर्ट में चलता है और लगभग 4 साल तक कोर्ट में बहस चलने के बाद कैलकाटा हाई कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को ही सही ठहराती है और रामेंद्र नारायण रॉय को ही भावल रियासत का राजा ठहराती है। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को भी ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाता है और उस समय क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो सबसे बड़ी अदालत लंदन में हुआ करती थी जिसे प्रिवी काउंसिल कहा जाता था। जब ये केस लंदन की कोर्ट में पहुंचा और जजेस ने जब केस से जुड़ी सारी फाइल्स पढ़ी तो उन्होंने भी माना कि ये शख्स ही राजा रामेंद्र नारायण रॉय है और 30 जुलाई 1946 को रामेंद्र नारायण के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है। अब ऐसी कोई भी अड़चन नहीं थी जो कि रामेंद्र को राजा बनने से रोक सकती थी, लेकिन शायद कुदरत को यह सब मंजूर ही नहीं था। 11 अगस्त 1946 को यह दिन चुना जाता है जिस दिन राजा रामेंद्र रॉय का राज्याभिषेक होना था। सारी तैयारियां की जाती हैं। पूरी रियासत में खुशी का माहौल था। पूरी भावल रियासत के लोग अपने राजा का स्वागत करने के लिए तैयार थे। राज्याभिषेक से पहले जब रामेंद्र पूरे परिवार के साथ मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं तभी सीढ़ियों पर उनको दिल का दौरा पड़ जाता है और अगले दिन 12 अगस्त 1946 को उनकी मौत हो जाती है। 13 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद भी राजा रामेंद्र नारायण रॉय आखिरकार अपनी गद्दी पे नहीं बैठ पाते। रामेंद्र नारायण रॉय की मौत के बाद बीबावती देवी का यह कहना था कि भगवान ने आखिर में बहरूपिये को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया और बीबावती देवी ने रियासत से मिलने वाले पैसे जो उस वक्त 8 लाख रुपए थे, जो कि काफी बड़ी रकम थी, वो भी लेने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने यह भी शक जताया राजा के साथ कोई साजिश की गई थी, लेकिन ये सब केवल अफवाहें थी। इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर बंगाली में काफी सारी फिल्में और नाटक बन चुके हैं। साल 2018 में एक जे छिलो राजा के नाम से एक मूवी भी बनाई गई थी। अगर आप चाहें तो इस मूवी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।